दोस्तों हम देख रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 के लिए गणित का जो मॉडल पेपर निकला है बोर्ड द्वारा। आपके यूपी बोर्ड ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। अगर आप चाहें तो इसको बोर्ड की वेबसाइट से भी इस पूरे मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसके पूरे के पूरे सॉल्यूशंस बताऊंगा और इस पीडीएफ को मैं सॉल्यूशन के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको डाउनलोड कर लेना और पूरा के पूरे आंसर के साथ में आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। इससे पहले मैंने आपका इंग्लिश और हिंदी को कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था। अब आपका मैथमेटिक्स है, इसके बाद में साइंस और एसएसटी दोनों को करवा दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक शांति से देख लेना, ताकि आपको पासवर्ड जब बताऊंगा तो पासवर्ड जो है आपके 6 कैरेक्टर्स के बताऊंगा मैं। 6 डिजिट के कैरेक्टर्स रहेंगे उसमें, और उस पासवर्ड को आप नोट कर लेना ध्यान से। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल एक से जाएं अपने और उसके अलावा किसी और से ना जाएं। ठीक है। यानी कि आपका जो है दूसरे किसी और डिजिट से ना जाएं। तो सह अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 14 और 35 जो है ये आपका कौन से टेबल में आता है। तो 14 और 35 7 के टेबल में आएगा। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 होता है। 31 और 93 जो है 31 के टेबल में ही आता है। और उसके अलावा जो आपका 32 और 62 है ये भी 2 के टेबल में आता है। लेकिन 18 और 25 आपके किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, ये अपने ही टेबल में आते हैं। तो ये आपका सहअभाज्य युग्म है। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पे द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस इक्वल्स टू 0 के मूल का गुणनफल आपको निकालना है। और मूलों का जो हमारे को देखो इक्वेशन जो दे रखी है, इसमें a हमारे को दे रखा है 3, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये a हमारे को 3 दे रखा है। और इस a में मतलब a 3 क्यों दे रखा है, क्योंकि x के गुणांक जो होते हैं x² के उसको हम a बोलते हैं, और x का केवल गुणांक होता है उसको हम b बोलते हैं, और जो तीसरा गुणांक होता है बिना x वाला उसको हम c बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। आप b का मान यहाँ लिख सकते हो -4 और c का -0 है। ठीक है। अब हमें मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। और c/a अगर होता है तो c की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमने 0 रख दिया यहाँ पर। और उसके बाद में a का मान जो है यहाँ पे 3 दे रखा है, तो बटे में 3 रख दिया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ गई, 0 में 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि, तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये बिल्कुल सही है। और संगत कोण भी बराबर हो, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं घ पार्ट में। इसमें पूछा गया है कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 साइन 30 का मान आपको निकालना है। तो कोस 60 और कोस 30 का हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। टिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टिग्नोमेट्री के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि टेबल कैसे याद रखें। उसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी 10वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देख लेना। तो यहाँ पर जो है आपका कोस 60 हो जाता है 1/2, और कोस 30 हो जाएगा √3/2। ठीक है। ये दोनों आपस में गुणा है तो दोनों को गुणा कर दिया। इसी तरह से माइनस बीच में है, माइनस लगा दिया। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इनको देखा तो आप देखोगे तो इधर के जो चीज़ है और इधर के जो चीज़ हैं ये दोनों बराबर है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो जानते ही हो, जब दो चीज़ें बराबर हो और माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। तो इसका आंसर 0 आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा घ पार्ट में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए मध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में। ठीक है। लेकिन हम क्या नहीं पढ़ते हैं, मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, दो बिंदुओं के निर्देशांक जो -8, 0 हैं तथा 0, -8 हैं, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। दोनों के मध्य बिंदु निकालने, तो दोनों का मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है कि x1 प्लस x2, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए हैं तो 2 लिख लेना, x2 और प्लस अपॉन 2 y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा होता है इस तरह का मध्य बिंदु। तो हमारे पास x1 ये रहा, x1 यहाँ पर है, और आपका x2 यहाँ पर है। तो x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, जो इक्वेशन है। और उसी तरह y1
ये रहा 0 और y2 -8 है, तो y1 और y2 की वैल्यू यहाँ रख दी। और बटे में सभी के दो हमें बताने ही है, दो लिखना ही है क्योंकि ये फॉर्मूले में है, तो दोनों को लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये -8 बटे 2 हो जाएगा, ये भी -8 बटे 2 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो -4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे सभी के खंड ज्ञात कीजिए, यानी कि जो सभी खंड है दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बोला गया द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रवृत्ति भी ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण हमको दिया गया है, जो कि ये है 2x² - 4x + 3 = 0। यह समीकरण का रूप जो है हमारा कैसा है, ax² + bx + c। इस तरह का ये समीकरण है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है द्विघात समीकरण का। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है, यहाँ पर आप a देख रहे हो, तो a की वैल्यू जो है आपको कैसी मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है आपको a की वैल्यू ये वाली, a की वैल्यू ये 2 मिलेगी, और यहाँ पर b की वैल्यू जो है आपको -4 मिल रही है, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे 3 मिल रही है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू जब लिख देते हैं तो हमारे को बस केवल डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूले में लॉन्च करना है इसको। तो हमारे को विविधकर का जो फॉर्मूला है हमारे को दे रखा है, क्या है वो, विविधकर का फॉर्मूला हमारा दे रखा है b² - 4ac। ठीक है, विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें हमें 20 का मान रख देना है। b का मान कहाँ पे है, तो देखिए b का मान कितना है, -4, और माइनस के अंदर 4ac, a का मान 2 है और c का मान 3 है, तो इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये रहा, ये इक्वेशन हमने बना दी इस तरह से, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास -8। ठीक है, उत्तर आया -8। और -8 जो है हमारे को पता है कि अगर विविधकर का जो हमारा वैल्यू है वो अगर 0 से कम आ जाए, यानी कि 0 से -8 कम है, तो 0 से -8 कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है ना, वास्तविक मूल नहीं होगा, तो मूल हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, मूल की प्रकृति हमें बतानी थी। तो मूल की प्रकृति कैसी है, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर ख इस पार्ट का। तो इसमें पूछा गया आपसे कि जो आपका यदि कोट 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। तो इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या क्या है। तो देखिए 15 कोट ए बराबर 8 है, तो हम कोट ए बराबर क्या निकाल लेंगे, इधर से 15 को ले जाएंगे तो ये 8/15 हो जाएगा, और 8/50 कोट कोट जो होता है इसका मान क्या होता है, तो b/p होता है। b क्या होता है, अपना बेस यानी कि आधार, और p अपना परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो आधार बटे लंब होता है, तो आधार हमारा 8 है और लंब हमने 15 लिख दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हमारे को केवल कर्ण कर्ण निकालना है, तो हमारा सारा आंसर सही हो जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से h यानी कि कर्ण का मान निकालेंगे, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस हमें p, और देखिए यहाँ पे p 15 दे रखा है और b हमारे को 8 दे रखा है। p और b का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा। और 289 जो है हमारा किसका मान आया है, ये हमारा मान है एच स्क्वायर का। तो एच स्क्वायर के मान को हम जब अंडर रूट से सॉल्व कर देंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि एच का स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर में था, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, और इसका अंडर रूट होता है 17। तो हमारे पास एच का मान जो है 17 आ गया। अब हमें पता है कि साइन जो होता है, साइन और सेक का मान निकालना था हमें। तो जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में एच, यानी कि परपेंडिकुलर होता है हमारा जो है लंब, लंब बटे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हमारा है, तो लंब है हमारा 15 और कर्ण है हमारा 17, तो लंब बटे कर्ण आ गया 15/17। और इसी तरह सेक ए होता है जो हमारा, वो होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है हमारा 17 और आधार हमारा है 8, तो 17/8 आ गया। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हमने कर दिया। ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग पार्ट, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है।
तो हमारे को एक फॉर्मूला याद होगा, हमारे को क्या बोल रहा है कि जो दिया गया है A1, यानी कि A1 मतलब आपका जो है दो समरूप त्रिभुज है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 माना मैंने कि वो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एक का बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज दो का बराबर होता है भुजा ऑफ त्रिभुज एक का बटे में भुजा ऑफ त्रिभुज दो का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, सिंपल मान रखना है। भुजा निकालनी है तो भुजा को तो एसिडिटी छोड़ देंगे, ये वाली चीज़ तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें निकालना है। हमारे को एरिया दे रखी है तो एरिया की जगह पे जो है हम वैल्यू रख देंगे। A1 की वैल्यू दे रखी है 121 और A2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 289, दोनों को रखेंगे। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटाना है हमें क्योंकि भुजा 1 और भुजा 2 का मान निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका अंडर रूट, स्क्वायर हट जाएगा। तो भुजा 1 और भुजा 2 का अनुपात जो है आ जाएगा 121 बटे 289। 121 का होता है 11 और 289 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 17। तो इस तरह से हमारा भुजा का जो आ गया, भुजा एक आ गई हमारे पास 11 और भुजा 2 आ गई हमारे पास 17। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया घ पाठ। घ पाठ में यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक जो है आपका 13 है, तो बंटन की जो है आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ तो ये ध्यान रखना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालने के लिए पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माध्य क्या दिया हुआ है। तो माध्य दिया हुआ है हमारे को 16, ठीक है, और बहुलक दे रखा है हमारे को 13। ठीक है, ज्ञात करना क्या है, माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि तीन माध्यिका यानी 3 गुणा माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस में दो माध्य। ठीक है, बहुलक प्लस में दो माध्य होते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। बहुलक का मान हमें दे रखा है 13 और माध्य आपका माध्य दे रखा है 16। तो तीन माध्यिका हमें निकालनी है। तो माध्यिका के लिए हम सभी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखी तो हमारे पास ये आ गया, और इस सब वैल्यू को जोड़ा तो 32 और 16 हमारे पास आ गया, 13 और 32 आ गया 45, तीन माध्यिका आ गया 45। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माध्यिका छोड़ देंगे क्योंकि माध्यिका हमें निकालना है, और 3 को उधर ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे यानी कि भाग दे देंगे, और 45 में 3 का भाग दोगे तो 15 उत्तर आ जाएगा। तो हमारे जो माध्यिका निकालने की बोली गई थी इसमें, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 15। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ घ पार्ट का। अब आते हैं हम आपके सभी खंड, तीसरे क्वेश्चन के सभी खंड करने हैं। तो इसमें पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको परिमेय मान लेना है और बाद में बोल देना है कि हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम करते हैं इसको, बहुत सिंपल होता है ये वाला। तो माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय तो है लेकिन हम मानते हैं इसको परिमेय संख्या है, इसलिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। इसलिए अंडर रूट 3 बराबर p बाई क्यू, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसके बटे में एक लिख सकते हैं ना हम। तो इसके बटे में जब एक लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है। जो कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, उनका गुणनखंड केवल एक ही होता है, 1 से ही वो डिवाइड होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा 3, और यहाँ पर जो है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, वर्क करने पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके इस अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में क्या करना है कि हम यहाँ से क्यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो 3q² बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगी हमारी। अब समीकरण 1 से हम देख सकते हैं क्या कि अतः 3 जो है, ये 3 जो है ये पी स्क्वायर इस पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि क्यू स्क्वायर यहीं छोड़ देंगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो ये विभाजित करता है। इसलिए 3 जो है पी का एक गुणनखंड है। अगर ये विभाजित करता है तो obvious सी बात है गुणनखंड होगा। जो चीज़ विभाजित करती है वो हमेशा उसकी गुणनखंड होती है। माना p बराबर 3m है। अब हमें एक बार और सिद्ध करना पड़ेगा, तो हम m मान ले, r मान ले, n मान ले, कुछ भी मान ले। तो हम मान लेते हैं p बराबर 3m है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, m मान लिया कोई भी एक पूर्णांक है, और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब ये p बराबर 3m है तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर और यहाँ पे 3m का भी स्क्वायर। ठीक है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये 3m का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 स्क्वायर, 3 का 9 हो जाएगा, और m का m स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 से हमें क्या पता चलता है कि पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब पी स्क्वायर देखो, एक एक यहाँ पर पी स्क्वायर है ना, यहाँ पे रख देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा 3q² बराबर पी स्क्वायर का मान क्या निकाला हमने, 9m। तो हम लिख देंगे 3q² इक्वल्स टू 9m। ऊपर से हमने संख्या जो पी स्क्वायर का मान रख दिया।
अब पी स्क्वायर यहाँ पे क्यू स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो 9m स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा, इधर से 3 इधर ले आएंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 3m स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो 3 है, ये 3 जो है हमारा, ये 3 क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, क्योंकि m की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये कि 3 जो है क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 जो है क्यू स्क्वायर का भी एक गुणनखंड होगा, क्योंकि 3 जो है पी का भी गुणनखंड है और क्यू का भी गुणनखंड है, दोनों का गुणनखंड है। ठीक है, हमने पी का भी बताया, यहाँ पे पी का गुणनखंड है, ये रहा। ठीक है, ये देखिए पी 3 जो है पी का भी गुणनखंड है और इधर आपका क्यू का भी गुणनखंड है। तो अतः हमारा मानना था कि पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड केवल एक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 भी उसका गुणनखंड निकल रहा है, तो अभाज्य सहअभाज्य संख्या, तो वो गलत साबित हुआ। जो हमने माना था कि ये सहअभाज्य संख्या है, ये गलत साबित हुआ। अगर ये गलत साबित हुआ तो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो वो भी गलत हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कोई भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, आपके लिए जो भी है रिप्लाईज दे दी जाएंगी। और ध्यान रखना है, आपके जो भी सब्जेक्ट मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना। खंड ख की बात करें, आपके प्री बोर्ड में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके वार्षिक परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 2022 के लिए ही इसको जारी किया गया है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है, आपके अर्धवार्षिक में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे इसमें से, और कुछ क्वेश्चंस आपको प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके फाइनल ईयर एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे दिया गया ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ए एक्स प्लस 2y बराबर 2 और 8x प्लस ए वाई बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम जानते हैं, देखिए समीकरण तो हमने लिख दिया ए एक्स प्लस 2y माइनस, अब मैंने यहाँ पे इस समीकरण को स्क्वायर, ये जो 2 को है ना इधर लिया है, एक साइड में, इस 4 को भी एक साइड में लिया है। तो इस तरह से 2 समीकरण हमने लिख दिए, तो समीकरण 1 और 2 हमने बना दिया। ठीक है, ये समीकरण हो गए। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अनेक हल के लिए यहाँ पे पूछा है कि अपरिमित अनेक हल होने चाहिए। ठीक है, तो अनेक हल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक फॉर्मूला होता है, अनेक हल होता है। तो अनेक हल के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है। तो हमारे पास पता है कि इसमें A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, A2 ये है 8 और B2 ये है ए और C2 ये है -4। तो सारी वैल्यूज़ को हम रखते हैं इक्वेशन में। तो हमारे को पता है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, समीकरण 1 से A1 A2 और A1 B1 और C1 निकाल लिया, और समीकरण 2 से हमें पता है कि A2 B2 और C2 निकल जाएगा। ये सारा का सारा लिखा हुआ है ना, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे देखिए A1 है A और B1 है 2 और C1 है -2, यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से इस वाले समीकरण में 2 नंबर में A1 है 8, सॉरी A2 है 8 और B2 है A और C2 है -4। अब इनको हमें क्या करना है, इसको इसी A1 और A2 B1 और B2 और C1 और C2 को इस समीकरण में रख देंगे। तो हमने इस समीकरण में रख दिया, इनको समीकरण रख दिया। तो किसी भी दो को लेके सॉल्व करना है, चाहे तो आप इसको लेके सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसको लेके सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको रख दिया। अब ये 2/4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 आ गया माइनस का, ये कट गया, काट दिया हमने। तो यहाँ पर हमने इस समीकरण को केवल लिया, इस समीकरण को लेके हल किया, तो हमारे पास आ गया एक वज्र गुणन कर देंगे। तो एक तो यहाँ पे आपका जब वज्र गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा A गुणा A और ये हो जाएगा 8 गुणा 2। ठीक है, ये वाला हमारे पास समीकरण आ गया। अब यहाँ पर जो है समीकरण, इसको ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 हो गया, और 16 के बाद में 16 स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 16 का 4 होता है। तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई। ये समझ में आ गया होगा आपको कि ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। चाहे तो हम, अगर हम इस समीकरण को लेना चाहें तो इसके द्वारा भी हल कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है। देखिए आपका जो 2 बटे ये आपका हमने लिया 2/A, तो 2/A बराबर क्या है, माइनस का 1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 1/2 ही बचा। अब 1/2 बचा तो 1/2 लिख दिया। तो इसमें से ए की वैल्यू निकाल ली हमने, 2 गुणा 2 बराबर 4। तो यहाँ पे भी हमारा ए 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर 4 के लिए समीकरण 1 व 2 के अनेक हल होंगे, क्योंकि ये अनेक हल होने की हमने जो है
कंडीशन डाल दी थी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 होता है, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 लग करके हमने इसको सॉल्व कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। ग पार्ट में दिए गए चित्र में पी एस अपॉन एस क्यू इजकल्स टू पी टी अपॉन टी आर है तथा एंगल पी एस टी इजकल्स टू एंगल पी आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, इसमें तो दिया ही हुआ सब कुछ है। दिया गया है कि पी एस यानी कि पी एस मतलब आपका जो ये वाली लाइन है, ये वाली पी एस यहाँ तक, ये बटे में एस क्यू ये वाली लाइन अनुपात बराबर है पी टी ये वाली बटे में टी आर बटे में ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, बस हमें सिद्ध करना है इसको कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब ये कंडीशन होती है, जब हमारी ये वाली भुजा जो है हमारी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो अपोन में हो और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अपोन में हो, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरह का कंडीशन हो तो हम जानते हैं कि जो लाइनें होती हैं उस त्रिभुज की वो समानांतर होती है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर हो जाएंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एस टी, जो ये एस टी लाइन है, ये क्यू आर, ये समानांतर है। ये कंडीशन होती है, थेल्स पर में बोलता है हमारा को। ठीक है, बस इतना लिख देना है, इसके बाद में कुछ नहीं करना। हमारे को पता है कि जब ये संगत कोण एस और आर जो है इसके संगत कोण है, तो हम लिख सकते हैं पी एस टी बराबर आपका एंगल पी क्यू आर है। ठीक है, ये संगत कोण हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, संगत कोण हो गए। और ये भी दिया है कि पी एस टी बराबर पी आर क्यू है, ये भी हमारे को दे रखा है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, ये रहा। अब हमें क्या करना है, दो चीज़ें मिल गई, तीन चीज़ें मिल गई हमारे को यहाँ पर। तो हमारे को एक तो मिला ये कि एस टी इसके समानांतर है थेल्स पर में से, और संगत कोण हमें मिले इस त्रिभुज से कि आपका पी एस टी एंगल और पी क्यू आर जो है संगत कोण है। और हमें दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी जो बराबर है एंगल पी क्यू आर के। तो पी एस टी का मान जो है यहाँ पर पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर हो गए। सही है, क्योंकि ये वाला जो है आपका पी एस टी का मान ये भी है, पी एस टी का मान ये है, यानी कि पी एस टी के जब दोनों मान हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और ये दोनों बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि आपका ये वाला जो मान है इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं। ठीक है, हाँ समीकरण लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि समीकरण से या फिर ऊपर दिए गए तथ्यों से। तो यहाँ पर हमारा पी क्यू बराबर पी आर, जो कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, और पी क्यू आर, इसलिए अगर ये समान कोण की सम्मुख भुजाएं हैं तो हमारा जो पी क्यू आर है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था, तो 3 लाइनों में हमने 3 से 4 लाइनों में इसको सिद्ध कर दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं घ पार्ट में। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं जो है 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, यानी कि R1 38 दे रखा है, R2 आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई यानी कि L आपको निकालना है, स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं, दिया गया है। शंकु की ऊंचाई जो है 40 है, H जिसको बोलते हैं ऊंचाई को 40 है, और सिरों की त्रिज्या R1 जो दे रखा है 38 है, और R2 जो है 8 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है कि तिरछी ऊंचाई L क्या होगी। तो L का हमें फॉर्मूला पता है कि L बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट में हमारे पास H की वैल्यू है 40, 38 हमारे को नीचे वाली जो त्रिज्या बड़ी वाली है वो R है, और छोटी वाली त्रिज्या जो R2 है, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और 38 में से 8 गया तो 30, 30 का होल स्क्वायर कितना हो गया 900, और यहाँ पे 40 का होल स्क्वायर हो गया 1600, 1600 और 900 2500 हो गया, और 25 का अंडर रूट होता है 50। ठीक है, तो एल का जो वैल्यू आएगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर जो है, यानी कि जो ये तिरछी ऊंचाई जो है हमें से पूछा गया था, हमारे से ये पूछा गया है, ये वाली ये तिरछी ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है सभी खंड हल करने हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ निकालना है। तो हम 1032 को अंदर लिख लेंगे, 272 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा जो कि 816 होगा। तो 816 घटाएंगे तो 200 आपका बचेगा 216, और 216 है तो हमारे पास फिर से ये 232 को हम यहाँ पे 272 को हम इसके अंदर रखेंगे। 272 में 216 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और फिर हमारे पास कुछ शेषफल बचेगा जो कि 56, और 56 यहीं रहने देंगे, और फिर हमारे 216 को फिर से अंदर ले लेंगे। 216 को अंदर लेंगे तो फिर हमारा 56 से 3 बार जाएगा। 3 बार जाने के बाद में ये
168 आएगा, और 168 को माइनस करेंगे तो 168 से हमारे पास जो शेष फल बचेगा वो 48 बचेगा, अभी भी कटा नहीं है। तो 48 को हम फिर 56 को अंदर ले लेंगे, हमेशा हम ऊपर वाली संख्या को अंदर लेते जाते हैं। अब 56 को 48 से एक बार में डिवाइड करेंगे तो 48 से कम 48 जाएगा तो बचेगा 8। अब 8 हमारे पास आ गया तो हम ऊपर वाला 48 को फिर से अंदर ले लेंगे, 48 को अंदर लेंगे तो 8 6 48, 6 बार में कट गया। तो 6 बार में कटने के बाद किससे कटा हमारा, तो हमारे को पता है कि हमारा जो कटा है वो कटा है 8 से। अगर ये 8 से कटा है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमें बताना था कि एचसीएफ क्या आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 8 आएगा, क्योंकि इसी से ये पूरी संख्या जो है कट के ख़त्म हो गई है। तो 8 जो हमारा एचसीएफ आ गया इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं ख पार्ट पे। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल जो है इसमें दे रखा है, एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी के। तो बस हमें केवल इसको बताना है कि ये क्वेश्चन जो है अधूरा है। पहली बात तो ये क्वेश्चन अधूरा है, तो इस क्वेश्चन अधूरे क्वेश्चन को मैंने पूरा किया है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होना था। तो ये देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड द्वारा मिस्टेक है, इतना ही दिया हुआ है, इससे आगे दिया ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करते समय देखा कि ये क्वेश्चन आपका अधूरा है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन का जो है पूरा दोबारा लिख दिया अलग से। तो इसका क्वेश्चन जो है आपको लिखना है, या फिर आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन इसका पूरा कंप्लीट है। और इसका आंसर हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये चित्र बनेगा आपका। इसमें डी ए सी और ए बी सी में हमें देखना है डी ए सी। डी ए सी कौन कौन सा है आपको ये देख लीजिए। सबसे पहले डी ए सी आप देखोगे तो आपको डी ए सी में क्या मिल रहा है, डी ए सी, ये आपका डी है। ठीक है, ये वाला डी है, और ये वाला आपका ए है, और ये है आपका सी है। ठीक है, इस तरह की ये त्रिभुज की बात कर रहा है। और ए बी सी में ये बड़ा वाला ए है, और फिर ये बी है, और ये वाला सी है, यानी कि बड़ा और छोटे त्रिभुज की बात कर रहा है। इसके हिसाब से हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके देखते हैं हम सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसी को समझ लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको बताना क्या है वो चीज़ हमें समझना है। तो इसमें दिया क्या है कि डी ए एंगल डी ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है, ये हमें दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, ये चीज़ दी गई है, तो हम लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब त्रिभुज डी ए सी और ए बी सी में और क्या है, एंगल जो सी है ये दोनों में कॉमन है। क्योंकि देखो, आपका एक त्रिभुज तो ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ये वाला है। ठीक है, एक त्रिभुज तो ये वाला है, और एक त्रिभुज बोल रहा है, इसमें देखिए इसमें एंगल सी है, ये रहा। और एक त्रिभुज बोल रहा है कि ये वाला है, बड़ा वाला, पूरा का पूरा ये वाला, इस तरह से। और इसमें भी एंगल सी है। ठीक है, अब इसमें दोनों में एंगल सी कॉमन आ गया, तो इसलिए हमने कह दिया कि एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ है दोनों में। तो अगर हमें दो चीज़ें पता चल जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोल सकते हैं डी ए सी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो डी ए अपॉन ए बी हो जाएगा, यानी कि डी ए, ये वाली जो डी और ये ए है इसके अपॉन में ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी। इसी तरह से ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, इसी तरह डी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। और देखोगे आप कि आपका जो यहाँ पर हमने अभी देखा, इसमें क्या चीज़ मिली आपको कि ए सी बटे बी सी बराबर डी सी अपॉन ए सी है। और यहाँ से हम इसको, हमें प्रूफ जो करना है उसी को निकालना है। हमें क्या करना है, सी ए स्क्वायर। तो सी ए दो बार आ गई है, तो देखिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया ए सी स्क्वायर, और ये आ गया बी सी इंटू डी सी, या सी बी इंटू डी सी। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये सिंपल सा था, बस इसमें आपको 3 ही लाइन, ये मेन केवल इतनी ही 2-3 लाइनें लिखनी थी, लेकिन आपको त्रिभुज जरूर बनाना था। त्रिभुज बनाए बिना आप लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपने कैसे ये मान लिया कि ये चीज़ें हैं, तो आपको ये ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्वेश्चन आपका इस तरह का था, उसमें मिस्टेक थी आपके मॉडल पेपर में, तो उसको करेक्ट कर लेना आप। इसके बाद ग पार्ट में आते हैं। ग पार्ट जो है इसमें बोला गया 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों का नाम माप लिखिए। तो आप तो इसको स्केल से जो आपका पटरी और प्रकार की सहायता से बना ही सकते हो। एक लाइन जो है ए बी हमने खींच लिया, ये ए बी पूरी लाइन जो है इसको हमने खींचा कि माना कि ये जो लाइन है ये ए बी, ये क्या है कि 5 सेंटीमीटर की है, ए बी हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया।
ठीक है। और इसके बाद में हमने इसके प्रकार से कितने डिवाइड करने हैं, 3:2, यानी कि टोटल 3 और 2 5, 5 भाग में हम इसको टुकड़े करेंगे। तो किसी भी एंगल में एक लाइन हमने खींच लेनी है, हमने किसी भी एंगल में ये वाली लाइन खींच ली, ये वाली लाइन। और इसको फिर प्रकार की सहायता से 1 2 सेम चाप लेकर के काट देंगे 5 बार, क्योंकि टोटल 5 भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखा है 3:2, तो 3 और 2 5 होते हैं। फिर पांचवा जो हिस्सा है उसको मिला देंगे लास्ट वाले से। फिर उसके बाद में हमें करना क्या है कि यहाँ पर एक चाप लेंगे, कितने भी अपनी मर्जी से जितनी मर्जी का लें, और उस चाप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और चाप को लगाने के बाद में हमें ये और ये डिस्टेंस मेज़र कर लेनी है। उस मेज़रमेंट से हमें यहाँ पर कहीं पे भी इस बिंदु पर रखना है उसको, और यहाँ पे हमें उसको मिला देना है। इस तरह का चाप खींच देना है। चाप खींचने के बाद ये कटेगा, और कटने के बाद में हमें इसके पैरेलल लाइन, अगर डायरेक्ट आप खींचना चाहें तो भी लिख सकते हैं, खींच सकते हैं आप पैरेलल लाइन। केवल हमें बनाने को बोला है, विभाजित करने को बोला है, और माप लिखने को बोला है। बाकी इसका रचना करे चरण नहीं लिखने हैं। तो एक वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अब इसको मिला देना है। तो ये हो जाएगी हमारी पैरेलल लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई। और ये है हमारे 2 खंडों में, एक खंड ये, एक खंड ये, तो 2 अनुपात तो ये हो गया, और 3 अनुपात में ये हो गया। तो 2:3 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस डायग्राम को आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको आप उल्टा ही बना सकते हैं, सीधा ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अगर आप उल्टा बना देते हैं तो भी लिख सकते हैं कि पी बी, यानी कि पी बी, ये वाला जो है आपका, ये वाली जो लाइन है, ये वाला पूरा जो एरिया है, ये वाला एरिया 2 सेंटीमीटर का है। यानी कि ये जो लाइन हमने खींच के देखी, नाप के देखी, ये 2 सेंटीमीटर आई। और ये वाली लाइन जो हमने नाप के देखी ए पी, या पी ये हमारी 3 सेंटीमीटर आई। तो हमने 2:3 में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन में 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा का मान निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है ये भी। कोट थीटा दे रखा है हमारे को 7/8, ये दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है हमें, ये वाला। ठीक है, हम जानते हैं कि a - b और इंटू a + b का जो फॉर्मूला होता है a² - b² होता है। तो हमारे पास ये देखिए, ये वाला एक जैसा ही है, ये a - b इंटू a + b लिखा हुआ है नीचे ऊपर दोनों तरफ। तो दोनों को ऐसे ही चेंज कर देंगे। तो इसमें a क्या है, a एक एक, ये वाला एक है, और ये वाला एक जो है a है, और ये वाला साइन b है, और ये वाला साइन b है। इसी तरह से नीचे भी ये वाला a है, ये वाला a है, और ये कोस जो है ये b है, ये कोस b है। तो इसको हमने फॉर्मूले में डाला। अब आपने ये तो करा ही है, फॉर्मूले में सीधा सीधा इसका डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब हमारे को पता है कि 1 - साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 - कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई इससे, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमारे को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाके ये सॉल्व होंगे। अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं तो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर वाले चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और साइन अपॉन कोस होता है हमारा कोट थीटा, और कोट थीटा का मान हमको दे ही रखा था, ये रहा कोट थीटा का मान 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, यही चीज़ हमें निकालनी थी। और हमारे पास क्या आ गया, 49/64, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें जो है सोल्यूशन करने हैं। अगले खंड में बढ़ते हैं, खंड नंबर 5 में। सभी खंड कीजिए, फिर से आपको सभी खंड करने हैं। तो यहाँ 5 नंबर है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। तो दो धनात्मक मानने हैं। तो एक माना, पहली धनात्मक पूर्णांक जो है वो x है, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार, तो अगर कोई x है तो दूसरी क्या होगी, x+1 होगी, और तीसरी क्या होगी, x+1+1 होगी। एक एक बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हम मान लेते हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो है x+1 होगी। प्रश्न के अनुसार हमें बोल रहा है इसमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है, यानी कि ये प्लस ये का वर्ग बराबर 365 दिया गया है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी का। अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ देना है। सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, ये वाले को। x+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो x+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² + 1 + 2x। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा ये इक्वेशन बन गई बड़ी वाली, इस तरह की, इतनी बड़ी। अब इनको जोड़ लेंगे तो हमारे पास 2x² ये वाला हो जाएगा, जुड़ करके 2x² आ गया। और ये वाला हमने x² 2x बराबर यहाँ पे लिख दिया।
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 365 होगा, तो माइनस का 365 में से एक गया तो माइनस का 364 बच गया। तो इस तरह से ये हमारी समीकरण बन गई स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड करने का तरीका भी हमें पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए सभी में 2 का भाग जा सकता है, तो इसको मैं 2 से भाग दे दूंगा तो इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। तो 2 से भाग दिया तो एक्स स्क्वायर बचा, इसको 2 से भाग दिया तो एक्स बचा, और 364 को भाग दोगे तो 182 आएगा। तो इस तरह से 2 से भाग सभी में दे दिया, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन का गुणनखंड निकाल देंगे, गुणनखंड आपको पता ही होगा, 182 का करना है, 182 होगा 13 गुणा में 14, 13 गुणा 14 करोगे तो आपका 182 आ जाएगा। और इन दोनों के टुकड़ों को प्लस माइनस करके कैसे भी हमारे को एक्स आना चाहिए, तो 14x में से 13x घटाओगे तो x आ जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड हमने तोड़ दिया, इसको ऊपर वाले को तोड़ करके इस हिस्से में कर दिया। अब इसके हमें कॉमन फैक्टर ले लेने हैं, तो इसमें से x कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा एक x+14, और यहाँ से 13 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा x+14। हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, एक आ गया x+14 और एक आ गया x-13। ठीक है, ये माइनस का x है, ठीक है, ये माइनस का 13 है और ये x है। तो हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, इसमें से हमारे को क्या धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो x-13 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, और दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर -14। जबकि ये बोल रहा है कि धनात्मक चाहिए, तो धनात्मक हमें माइनस हटा देना पड़ेगा, तो परंतु दिए गए पूर्णांक क्या है, धनात्मक है, इसलिए अभिष्ट धनात्मक पूर्णांक जो 13 और 14 होंगे। बस इतना हमें लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और गुणनखंड मैंने कंप्लीट आपको देख सरल करा दिया। अगला जो क्वेश्चन है ख, इसमें पूछा गया -4,6 बिंदुओं ए -6,10 और बिंदु बी 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस तरह की कोई रेखाखंड है जो आपको दे रखी है, सपोज करिए रेखाखंड है, और इस रेखाखंड का एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। ए का मान दे रखा हमारे को -6 और एक्स जो कोऑर्डिनेट है, और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दे रखा है 3 और -8 जो कि यहाँ पे दे रखे हैं ऊपर क्वेश्चन में। और पी जो बिंदु है, कोई बिंदु पी है, इसको जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये पी पॉइंट का जो हमारे को दे रखा है कोऑर्डिनेट, वो दे रखा है -4 और 6। और मान लेते हैं कि इसको हमारा m/1 में डिवाइड होता है, यानी कि m1 और m2 मान लिया हमने, m1 m मान लिया और m2 1 मान लिया। तो माना ए बी को बिंदु पी जो है m/1 के अनुपात में काटती है। हम जानते हैं कि जो एक्स वाई का जो बिंदु निकालते हैं, हम अनुपात बिंदु निकालते हैं, उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारे कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है। हमारे को एक्स वाई के मान पी के दे रखे हैं, तो पी के मान लिख दिए -4,6, और हमें पता है m1 × x2, m1 हमारे को क्या दे रखा है, तो m1 हम देख लेते हैं, m1 कितना दे रखा है 3, और m1 क्या दे रखा है, m1 का मान हमारे पास m है और m2 का मान हमारे पास 1 है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इसका, और x2 का मान कितना दे रखा है, तो x2 हमारे पास ये रहा 3, और ये है हमारे पास x1, ये हमारे पास y1 और ये है हमारे पास y2। ठीक है, इस तरह से इन सभी के मान यहाँ पे रख देंगे। ऊपर तो हमारे को मैंने आपको स्टैंडर्ड समीकरण बता दिया, इसी में मान रखेंगे, तो ये मान रख करके कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ये वाला इस तरह से बना देंगे हम। ठीक है, ये वाला जो समीकरण है ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, इस वाले में मान रख दिया x2 का, x1 का, y2 का, y1 का, और m1 m2 हमारे को पता ही है, m1 और m2, m1 की जगह m रखेंगे और m2 की जगह 1 रखेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन में हम चाहें तो ये वाला जो मान है आपको पता होगा, ये x का मान आया है, ये वाला मान है y का मान आया है, ये वाला मान यहाँ पे x का मान है, ये वाला मान हमारा y का मान है। तो हम जब x वाला लेंगे तो उसके साथ x वाला लेंगे, तो ये अगर x लेते हैं 3m-6 अपॉन में m+1 जो कि यहाँ पे लिया है, तो इसके साथ x वाला मान लेंगे, जो कि ये x वाला मान वैल्यू क्या है -4, तो इसको हमने ले लिया -4। अब इस दोनों समीकरण को हल करते करते जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे देख लीजिए आराम से मैंने हल किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा m बराबर 2/7। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं संतुष्ट नहीं हुआ इससे, तो आप दूसरे समीकरण को भी ले सकते हैं, ये y वाला, y का मान हमारा 6 है और इधर y का मान ये है, तो हम दोनों समीकरण को ले लेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी m की वैल्यू वही आएगी 2/7। तो दोनों तरफ से सॉल्व करें, कोई भी एक सॉल्व करना है आपको, दोनों कर देंगे तो बहुत बेस्ट है, नंबर काटने का मौका ही नहीं मिलेगा एग्जामिनर को, तो दोनों कर देंगे तो बेस्ट रहेगा, और करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
तो इस तरह से आपका जो रेशो आएगा, यानी कि जो हमारा -4 और 6 जो है, ये रेखा ए बी को 2:7 में विभाजित करता है, यानी कि M1 जो है हमारा ये 2 आया और M ये 1 की जगह हमारे पास 7 आया। ठीक है, तो ये हमने आंसर निकाल दिए। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको इसी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशंस जो मैं देता रहूँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और ध्यान रखना है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि पासवर्ड जो मैं बताऊंगा तो आप उसको नोट कर लेना। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए, जो पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान मैं बताने वाला हूँ। ग पाठ है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पीट करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यानी कि कोई एक गोला है, इस तरह का आपका गोला है, ठीक है, और इसको गोले को इसने काट करके इस तरह का एक बेलन जो होता है, आपने देखा होगा सिलेंडर जो होती है, सिलेंडर बनाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये गोला जो है और ये बेलन जो है, अगर दोनों ही सेम मटेरियल से सेम ही चीज़ है ना, यहाँ बोला कि इस धातु को गोले को पिघला करके फिर से क्या बना दिया, बेलन बना दिया, यानी कि इसको पिघला करके ये बेलन बना दिया। तो बेलन बनाएगा तो इसी मटेरियल से पूरे से बनाया, यानी कि इसका जितना आयतन होगा उसका आयतन भी इतना ही होगा, ज़्यादा कम तो होगा नहीं पिघलने से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिया गया है गोले की त्रिज्या, जो गोले का त्रिज्या हमने गोले की त्रिज्या मान लिया कैपिटल आर, ताकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने मान लिया गोले की त्रिज्या जो आर है और बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, या R1 या R2 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। और माना बेलन की ऊंचाई जो है h है, ये मान लिए। तीन चीज़ें हमने मान ली जो क्वेश्चन के हिसाब से है। हमें निकालना क्या है कि हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई, जो कि h ही निकालना है। तो अब प्रश्न अनुसार गोले से बेलन बनाया जाता है, यही बताया मैंने आपको, गोले से क्या बन रहा है, बेलन। अतः बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा, यानी कि दोनों का आयतन बराबर होगा। अब दोनों का आयतन बराबर होगा तो हमें को दोनों आयतन का फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो हमारा जो बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h, और गोले का आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। अब हमारे पास h की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू दे ही रखी है, तो r की वैल्यू हम इसमें से क्या करेंगे, एक चीज़ और कि आपका देखिए दोनों तरफ पाई है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से पाई को कैंसिल आउट कर दूंगा। इधर से पाई हटा दो, इधर से पाई हटा दो, पाई वाला झंझट खत्म हो जाएगा, ताकि हम आसानी से आगे कैलकुलेशन कर सके। तो पाई आप इसमें से काट दो, इधर से काट दो और इधर से काट दो, दोनों तरफ जो चीज़ें होती हैं उनको हम काट देते हैं। अब काट दिया पाई, पाई की वैल्यू क्योंकि दोनों की सेम होती है, अगर दोनों चीज़ सेम होंगी तभी कटेगी, ऐसा नहीं कि कुछ इधर भी कुछ लिखा हो उधर कुछ लिखा हो तो काट दो, दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7 इधर भी लिखोगे, 22/7 इधर भी लिखोगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, r²h, और इधर बचा 4/3 r³। तो 4/3 और r³ कितना दे रखा है, 4.2 दे रखा है, r बड़ा वाला। तो हम इसका गोले की त्रिज्या है ना, गोले की त्रिज्या, इधर हमने गोला लिखा है, इस साइड में गोला है, इस साइड में आपका बेलन है। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू रखेंगे आर की, और आर की वैल्यू रखने के बाद इसको काट पीट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एच जो आ जाएगा वो 6 यहाँ रख दिया, 6 का स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू 6 है और यहाँ पे आर की वैल्यू 4.3 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 का 4/3, एच यहीं छोड़ दिया, एच को यहीं छोड़ दिया, ये रहा एच आपका, और 4/3 इधर ही है। और ये 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, क्योंकि क्यू है तो 3 बार गुणा गुणा कर दिया, और इधर से 6 को इधर ले आए तो बटे में 6 गुणा में 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब आराम से इसको काट सकते हैं, हम काट सकते हैं, 6 कम 6, 6×7 = 42, तो 0.7 आ गया, इसको भी 6×7 = 42, 0.7 आ गया, और इसको 3 से काट सकते हैं, 14×3 = 42, 1.4 आ गया। अब इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 1.4, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2.744 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा जो अंतिम उत्तर था एच का, वो बताना था, जो आता है 2.744 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रदर्शित करती है। इसमें आपको दे रखा है वर्ग अंतराल, ये दे रखा है, और नगरों की संख्या ये दे रखी है। इसको टेबल हमने बना लिया, FI दे रखी है आपको। सबसे पहले तो वर्ग अंतराल लिख दिया हमने, ये रहा, और FI जो है ये वाली 3, 10, 11, 8 और 13, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक। और इसके बाद में XI जो होती है, ये हमारा क्या है कि इसके बीच का जो होता है, इन दोनों को जोड़ो, बटे में 2 कर दो तो 50 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे, बटे में 2 कर दोगे तो 60 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे, बटे में 2 कर दोगे तो 70 आ जाएगा। इसी तरह से जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा, बटे में 2 करके, और इसमें भी जोड़ करके 2, इसको जोड़ करके और 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। तो ये XI आ गया। अब XI निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें क्या करेंगे,
5 गुणा 50 कितना हो गया 150। इसी को हम बोल रहे थे कि इसको निकालने के लिए एक्स आई निकालना पड़ता है। तो एक्स आई निकाल लिए तो 5 एफ आई हमारे को दे ही रखा है, तो एफ आई गुणा एक्स आई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 गुणा 50 गुणा 3 150 और 60 गुणा 10 600, 11 गुणा 70 770, इस तरह से सारे गुणा करेंगे। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 24 30 और सिग्मा एफ आई आ गया हमारे पास 35। जोड़ लिया यहाँ से लेके पूरा, ये पूरे का जोड़ है और ये भी पूरे का यहाँ पे जोड़ है। ठीक है, नीचे की तरफ ये जोड़ है, ये भी जोड़ है। हमारे को फॉर्मूला पता है, माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। एफ आई हमारे पास 35 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो 2430 है, 2430 रखा बटे में 35 रखा, काट पीट किया तो 486 आ गया। 486 बटे 7 बचा, 486/7 को भाग देंगे तो हमारे पास एक्स बार जो कि माध्य निकालना था हमें, वो आ जाएगा 69.4। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना था, हमें साक्षरता माध्य निकालनी थी। तो हमने इसका आंसर निकाल दिया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड 6 पे आ गए हैं, अंतिम खंड चल रहा है आपका। इसमें आपसे पूछा गया दो संख्याओं का वर्ग का अंतर 180 है, छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, माना बड़ी संख्या तथा y छोटी संख्या है। माना कि x जो है, ये क्या माना हमने, ये x जो है ये बड़ी संख्या है और y जो है ये एक छोटी संख्या है। अगर x बड़ी संख्या है तो y छोटी संख्या है, तो यानी कि x में से y ही घटा सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि यहाँ पे बोला है वर्गों के अंतर जो है 180 दे रखा है दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर हमने 180 लिख दिया, समीकरण 1 बना दी। अब इसने बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या क्या है, वाई स्क्वायर। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या जो है एक्स, इसका 8 गुना है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समझ में आ गया क्वेश्चन से। अब बस ये दो इक्वेशन बन गई, तो इसके आगे हमें सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन कर देते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए समीकरण 1 से हमारे को समीकरण 1 में दे रखा है ये वाला, हमने बनाया था समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। तो समीकरण ये वाला 1 है। हमारे को पता है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी समीकरण बनाई थी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है। तो वाई स्क्वायर की जगह, इस वाई स्क्वायर की जगह मैं 8x रख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर बाकी समीकरण ऐसे ही रखूंगा। तो वह हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई, फिर से यही वाली द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, तो हमारे पास इस तरह का गुणनखंड आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक आ जाएगा x माइनस 18 और दूसरा आ जाएगा x प्लस में 10। अतः जो संख्या है, हम देखो ये वाला लेंगे नहीं क्योंकि x बराबर -10 हो जाएगा। तो ये माइनस में आ जा रहा है, तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। माइनस वाली संख्या में लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याओं का वर्ग हो रहा है। ठीक है, और संख्याओं का जब माइनस में आती है तो इस तरह का हम संख्या लेते नहीं है। लेके देखोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो हमारे को क्या लेना है, पॉजिटिव वाली संख्या लेनी है। तो हम पॉजिटिव वाली संख्या ले लेते हैं। हमारे को पता है वाई स्क्वायर बराबर 8x है, अभी अभी हमने निकाला था ऊपर, वाई स्क्वायर बराबर 8x है। एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे। एक्स का मान हमने क्या निकाला है, यहाँ पे एक्स का मान निकाला हमने 18। तो इस 18 को हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और गुणा कर देंगे इससे, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 144। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास वाई बचेगा और 144 का हो जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट का मान कितना आता है, 12। ठीक है, तो 144 का अंडर रूट 12। अतः जो संख्याएं हैं वो 18 आएंगी और एक दूसरी जो है 12 आएगी। वाई का मान क्या आया, वाई का मान आया 12 और x का मान क्या आया 18। माइनस वाला हम नहीं लेंगे, माइनस वाली संख्याएं नहीं ली जाती हैं बस। ठीक है, जिस इस तरह की कंडीशन हो तब, बाकी कोई मतलब नहीं है। आपने निकाल दिया, बेस्ट है, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई आकृति में छायांकित भाग का ये जो शेडेड रीजन है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो बिना शेडेड वाले गोले हैं इनको निकाल दूंगा इसमें से, ऑटोमेटिक इसका निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो आप कैसे निकालना है। यहाँ पे दिया क्या गया है, वर्ग की भुजा जो है, यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ग की भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग की भुजा जब 14 सेंटीमीटर है तो हम लिख देंगे इसमें वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास जो है ये कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। आप इसमें देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, दो गोलों का 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास निकालते हैं तो व्यास कितना होगा, इसका आधा, इतना ही होगा व्यास, यानी कि पूरी लंबाई का आधा। तो हम 14/2 कर देंगे तो हमारे एक गोले का व्यास आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि वृत्त का व्यास जो बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14/2। 14/2 आ जाएगा
तो हम लिख सकते हैं कि ये जो व्यास है ये 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब व्यास डायामीटर जो होता है, डायामीटर का आधा होता है त्रिज्या, तो 7 तो हमारा डायामीटर आया, तो हम इसकी त्रिज्या कितनी निकाल देंगे, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे आर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बड़े वाले इस पूरे भाग में से ये 4 गोलों को माइनस कर देंगे, तो 4 गोलों को माइनस करने से हमारे पास क्षेत्रफल जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 इंटू वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 वृत्त हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, साइड दे रखी 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 वृत्त हैं तो 4 गुणा में एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सभी को पता होगा एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई होता है हमारा 22/7 और आर हमने निकाला 7/2, 7/2। अब हम इसको काट पीट देंगे, यहाँ से 7 कट जाएगा, यहाँ से आपका 22 कट जाएगा, यहाँ से सब कुछ कट जाएगा। देखो मैं काट के दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे 154 कैसे आया। तो देखो यहाँ से 2 से एक, ये 11 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, ये 11 बार में कट गया, ये 7 से 7 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, और कुछ बचेगा, तो यहाँ पे ये 2 बचा है, तो 2 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से ये 4 कटा तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 × 11, 11 दूनी 22, 22 गुणा में 7 154 होता है। ठीक है, तो 22 गुणा में 7 154 हो गया। तो और 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो 196 में से 154 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना था वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं ग पार्ट में। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी आपको बतानी है, रचना करनी है और लंबाई भी बतानी है। ठीक है, तो रचना के चरण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इस चरण को देखें। इस तरह से है, ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप द्वारा दो संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, ओ को केंद्र मानना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लेकर के हमें खींचना है। तो हमने पहले ओ को केंद्र माना, यहाँ से ये आपका 4 लिखा, 4 का ये लाइन है। ठीक है, ये 4 है, इस साइड में दिखा दिया 4 है, तो ये 4 है, 4 का ये वाला जो वृत्त है, यानी कि अगर मैं वृत्त दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से, ये वाला जो वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है इस तरह का, ये ठीक है, ये वाला वृत्त, छोटा वाला वृत्त जो है 4 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला वृत्त जो है 6 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे को दोनों ड्रॉ करने हैं, दोनों ड्रॉ कर दिए, दोनों वृत्त बना दिए। अब हमारे को क्या करना है, इस वृत्त का जो 6 वाली जो लाइन है पी ओ पी, ये वाली जो लाइन है ओ पी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन को हमें समद्विभाजक खींच देना है। तो ये रहा हमारा समद्विभाजक, समद्विभाजक खींच देंगे तो हमारे को मिल जाएगा सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट मिलते ही एम, एम से क्या कर देंगे, एक और गोला खींच देंगे। एक और गोला खींचेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, इस पॉइंटों को हम पी से मिला देंगे और क्यू को भी पी से मिला देंगे। बस इस तरह से ये रचना करनी थी, और जो जो चीज़ हमने की है उनको हमें लिख देना था। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। मैं अब यहाँ पे लिखा है दूसरे पॉइंट में, बड़े वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P अंकित करें। अब यहाँ पर जो है इस लाइन पर हमने वृत्त का जो ये हमने रेडियस खींची थी, इस पे P बिंदु अंकित कर दिया। OP को मिलाकर इसका लंब समद्विभाजक M प्राप्त कीजिए। तो हम यहाँ पर जो O और P है इसका जो लंब समद्विभाजक खींचना आता ही हमें डिवाइडर रखकर खींच देंगे। अब जैसे ये सेंटर मिलेगा M, तो M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचिए। तो हमारे पास जो OM है, यानी कि यहाँ से इतना बड़ा, इसका एक वृत्त खींचेंगे तो ये छोटा वाला सर्कल बन जाएगा। आगे अब M को मान करके, M को केंद्र मान करके OM को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए जो छोटे वृत्त को Q और R पे प्रतिच्छेद करता है। वही चीज़ है, मैंने बताया, वृत्त खींचोगे तो ये छोटा वाला जो वृत्त है, ये वाला अंदर वाला, इसको एक Q पे काट रहा है और एक जगह R पे काट रहा है। Q और R को P से मिला देंगे, यही चीज़ लिखा है, पी क्यू और पी आर को मिलाइए। यही पी क्यू और पी आर छोटे वृत्त की अभिष्ट रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। यही हमारे को स्पर्श रेखाएं खींचनी थी, और मापने पर पी क्यू का मान भी बताना था। तो पी क्यू का जितना मान होगा वो उतना ही मान पी आर का भी होगा। तो पी क्यू बराबर पी आर होगा, और ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर आएगा। आप खींच के देखोगे, ड्रॉ करके देखोगे, बना के देखोगे तो इतना ही आएगा। तो ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। इसमें दे रखा है घ पार्ट में, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। इसमें ऊंचाइयाँ जो है 140 से कम सेंटीमीटर जिसकी हैं वो 4 बच्चे थे, 145 से कम में 11 बच्चे, 150 में 29 और 155 से कम 40, 160 से कम जो है 46 और 165 से कम जो है 51। तो इस तरह का आंकड़ा जो उनको मिला। अब इन आंकड़ों से आपको प्राप्त क्या करना है, माध्यक की ऊंचाई प्राप्त करनी है। माध्यक ऊंचाई बहुत सिंपल है। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख देते हैं। 140 से कम 4 है, बारंबारता हमारे को दे रखी है, टेबल बना दिया मैंने नीचे। और ये सी एफ निकाल देंगे, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी या एक्स मान लीजिए, और ये सी एफ निकाल देंगे। सी एफ निकालने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा। अब इसमें 140 से कम 4 है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और फिर 140 से 145 के बीच में 11 है। ठीक है, 140 से 145 के बीच में 11 है, 145 से 150 के बीच में 29 है। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। तो हमारे पास जो बारंबारता आ रही है यहाँ पे देखिए, 4, 11, 29, फिर 40, 46 और 51 है, ये आ गई ना इस तरह से। अब ये चीज़ें जो है हमारे पास आ गई हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 140 से कम 4 आ गई, ठीक है। और दूसरी क्या है आपका 11 है, ये रहा, आप देख सकते हो। तीसरी क्या है 29 है, ये रहा। चौथी क्या है 40 है, ये रहा। फिर उसके बाद में 46 है, ये रहा। और उसके बाद में लास्ट क्या है 51 है, ये रहा। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया। अब देखोगे इसमें क्या है, n बराबर 51 है, यानी कि आप देखोगे ध्यान से इसमें क्या है, n बराबर 51 क्यों बोल रहा है ये। n बराबर 51 बोलने का रीज़न क्या है कि आपका n टोटल, मतलब इस संख्याओं को आप जोड़ोगे इनको, तो ये लास्ट में इतना आ रहा है, 51 आ रहा है, यही चीज़ बोल रहा है। इन सभी संख्याओं को 7, 4, 11, ये रहा, 11 और 18, 29, और 29 और 11, 40, और 40 और 6, 46, और 46 और 5, 51। तो 51 आ गया, तो हमारे पास n बराबर 51 आया। अतः n/2 कितना हो गया, 51/2 यानी कि 25.5। 25.5 कहाँ आएगा, तो 25.5 आ रहा है हमारा, ये लाल कलर मैंने खींचा है जो पहले से खींच के रखा है इस टेबल में, ये आपको बताने के लिए रखा है, ये ऐसे ही नहीं खींचा हुआ है, ठीक है। ये जानबूझ के खींचा हुआ है ताकि आप समझें कि ये क्यों खींचा गया है। मैंने जानबूझ के खींचा है ताकि आपको समझा सकूं कि ये टेबल में क्यों ज़रूरी है। आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वर्ग अंतराल जो है 145 और 150 के बीच में आएगा क्या, ये 25.5 है, क्योंकि यहाँ 29 के आसपास में आ रहा है ये 25.5। तो ये 29 किस लाइन में, 29 लाइन है 145 वाली में, ठीक है। तो 145 से 150 में आता है। तब जो एल यानी कि न्यूनतम सीमा, लोएस्ट, निम्न सीमा जिसको बोलते हैं, लोएस्ट जो है वो आ जाएगा 145, क्योंकि ये 150 और 145 लिखा है, तो इसमें से कम कौन सा है 145, तो 145 आ गया। माध्यक वर्ग 145, 150 के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता जो सी एफ कितनी है, तो यहाँ पे देखोगे तो सी एफ है 11 इसकी, ठीक है, ऊपर वाली। और ठीक पहले, और उसके बाद माध्यक वर्ग जो है 145 की बारंबारता जो है एफ कितनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो इसकी है हमारे पास 18 फ्रीक्वेंसी, ये रही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वर्ग माप यानी कि एच कितना है, तो हमारे को पता है कि इसके बीच में 5 का गैप है, इसके बीच में, सभी के बीच में 5-5 का अंतर है, तो हमारे पास हाइट जो है यानी कि माप कितना है 5 है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। अब सारी चीज़ें निकाल ली तो हमें क्या है, सूत्र हमें पता होता है माध्यक का, जो कि L + n/2 - CF/F × H होता है। सारी चीज़ें हमारे पास मिल गई हैं टेबल से। अब सारी चीज़ों को हम प्रयोग करते हुए इसमें मान रखेंगे। L हमारा 145 है, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी मैंने निकाला था, न्यूनतम सीमा 145 है। और n/2 हमने 25.5 यहाँ पे निकाला था, और h हमने 5 निकाला था। उसके बाद में आपका 18 जो है f फ्रीक्वेंसी निकाली थी, फ्रीक्वेंसी अभी मैंने दिखाया था आपको, ये रहा, ठीक है। तो इन सभी को रखा मान, इनको सॉल्व किया, काट पीट किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो, अतः लड़कियों की माध्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 149.03 सेंटीमीटर है। अगले खंड 7 की बात करते हैं। खंड 7 आपका लास्ट खंड है, काफ़ी लेंदी पेपर है आपका ये, इसके मैंने सारे सॉल्यूशंस करवा दिए आपको। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में पूछा गया है, निम्न समीकरण के युग्म को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। आपको 2 समीकरण दे रखे हैं ये, तो दिए गए समीकरण युग्म जो है समीकरण 1 और 2 ये मान लिया।
अब इसमें क्या करना है, मैंने मानना है कि ए 1 अपॉन में एक्स प्लस वन, 1 अपॉन में एक्स प्लस वन जो है, और 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस वन, पी और क्यू मान लूँगा ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो सब जगह पी और क्यू रख दूंगा अब मैं। तो यहाँ पे 10 इंटू पी हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन में एक्स प्लस वन को क्या माना, पी, तो पी रख दूंगा यहाँ पे रख दूंगा क्यू, तो 2 क्यू हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 है, 4 हो गया। इसी तरह दूसरे समीकरण में 1 अपॉन में, तो फिर वही 15 पी हो जाएगा, यहाँ -5 क्यू हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण 3 और 4 बन जाएंगी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे समीकरण 3 और 4 के वज्र गुणन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हमारे को A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी पता होने चाहिए। तो दोनों समीकरण से हम ये मान निकाल सकते हैं। A1 10 है, B1 2 है, C1 4 है। इसी तरह से A2 15 है, B2 -5 है, और C2 -2 है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। माइनस माइनस नहीं है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस आ जाएगा, तो ये -4 है। ठीक है, हमने पक्षांतरण करना पड़ता है, इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ता है, तब ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं हम। आ गया। अगर हम पक्षांतरण नहीं करेंगे तो जो यहाँ पे चिन्ह है उसका अपोजिट लिख देंगे। तो अगर ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा, ये -2 है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से उठा करके इधर, अगर हम इसको उठा करके इधर ले आते हैं, यहाँ से इधर लाते हैं, तो ये क्या होता, प्लस का हो जाता, इसीलिए यहाँ प्लस का दिया हुआ है। तो अब समझ में आ गया आपको ये चीज़। तो अब इन वैल्यूज़ को हमें पी अपॉन क्यू और 1 में रख देंगे। पी अपॉन में पी की वैल्यू लिखेंगे तो पी की वैल्यू छोड़ देंगे। पी का ना तो 10 और 15 दोनों में से कोई चीज़ नहीं आएगी, आगे वाला आएगा 2 आएगा और 4 आएगा, तो 2 और 4, ये रहा 2 और 4, गुणा अपॉन में आ जाएगा -5 और 2, ये रहा -5 और 2। अब हम q की वैल्यू लिखेंगे तो q की वैल्यू को भूल जाएंगे। q का मतलब है कि आपका इस इस वाले इस वाले को छोड़ दोगे आप, तो छोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 10 और 15, ये रहा 10 और 15। ठीक है, और -4 और 2, ये -4 और 2। इसी तरह से आप जब 1 लिखोगे तो इस वाले समय इस वाली वैल्यू को छोड़ दोगे, अब ये दोनों वैल्यू लिखोगे। ठीक है, इस वाले वैल्यू को छोड़ दोगे। अब आपको लिखना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 15, 10 और 15, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और -5, 2 और -5, 1/में है। ठीक है, इस तरह से सभी की वैल्यूज हम लिख देंगे। अब वज्र गुणन तो आपको सभी को आता है, तिरछा गुणा कर देना है। तिरछा गुणा करेंगे तो P/में ये आ जाएगा, Q/में ये आ जाएगा, और 1/में ये आ जाएगा। तिरछा गुणा करने पर ये इक्वेशन बनेगी। P/में 4 -20 आ जाएगा, Q/में -60 -20 आएगा, 1/में -50 -30 आएगा। इन सभी को सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है, लिखा हुआ है, बस केवल आपको गुणा भाग करना है। इतना अगर नहीं आता तो मैथमेटिक्स पढ़ना बेकार है। अगर ये हमने कर लिया यहाँ तक, तो इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है। आगे हम इसमें से कोई भी दो समीकरण ले लेंगे तो हमारे पास जो है पी का मान है, और क्यू का मान निकालने के लिए ये वाला कांस्टेंट वाला टर्म और एक ये वाला कांस्टेंट वाला ये टर्म ले लेते हैं, तो हमारा पी का मान आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ में, तो हमारा क्यू का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 1/5 और क्यू की वैल्यू आ गई 1। तो हम पी की वैल्यू जब 1 आ गई तो हम पी की जगह 1 रख देंगे, क्यू की जगह जो है वो पी की वैल्यू 1/5 है तो 1/5 रख देंगे, यानी कि जो 1/x 1+x 1 में x प्लस वाई बराबर पी माना था, तो पी की जगह हमने क्या रखा, 1/5 रखा, क्योंकि यहाँ पे निकाल लिया हमने मान। और क्यू का मान रखा हमने 1, ये रखा। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर 6 नंबर समीकरण जो है बहुत ही सिंपलीफाई कर दिया हमने, पूरा का पूरा समीकरण को निचोड़ के रख दिया। अब ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 6 नंबर का अंक आपको लेना है, तो इस तरह का करना पड़ेगा। अब समीकरण 5 और 6 का योग कर लेते हैं। समीकरण 5 नंबर हमारे पास ये आई है, और समीकरण 6 नंबर हमारे पास ये आई है, एक्स और वाई के फॉर्म में। बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई। पहले तो इतना बड़ा इस तरह का समीकरण था, इसको तो सॉल्व करते करते थक जाते। तो इस तरह का समीकरण को सॉल्व करने का तरीका है कि हम किसी के बराबर माने, फिर उसके वैल्यूज़ को पुट कर दे। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, कट जाएगा, ये 2x बराबर में 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 6 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये समीकरण में x की मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तो इसमें रख दो, चाहे तो इसमें रख दो। किसी में भी x का मान रखोगे तो y का मान निकल जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 2, और x का मान आपके पास 3 आया। तो हमारे पास इस प्रकार उभयनिष्ठ जो हल आया, अभिष्ट जो हल आया, वो क्या आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 2। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन पेपर का, इस प्रश्न पत्र का सलूशन हुआ। अगला अथवा जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु
वर्षों में जो दे रखी है व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। यानी कि 3 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले मानते हैं रहमान की वर्तमान आयु x है, यहाँ मान लिया 3 वर्ष पहले आज आपकी उम्र है कुछ भी, आप 3 वर्ष पहले छोटे ही होंगे तो 3 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो x-3। फिर बोल रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो आपकी जो आयु थी उसमें 5 जोड़ दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसने बोला है कि इन दोनों का व्युत्क्रम यानी कि 1/, यानी कि ये वाला 1/(x-3) प्लस में 1/(x+3) बराबर 1/3 दे रखा है, तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब प्रश्न अनुसार ये इक्वेशन बन गई, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई वाई है ही नहीं, एक्स है, एक्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के कुछ इस तरह से समीकरण बनेगा। इस समीकरण को और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर एलसीएम को और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। वज्रगुणन कर दो, वज्रगुणन करना आता ही होगा आपको, क्योंकि वज्रगुणन क्या होगा आपका, सिंपल कि आपका ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है इससे मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसी कैसी रह जाएगी, और ये 2 + 2x इधर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह की इक्वेशन बनी। अब इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे को क्या मिलेगा, इस तरह से इक्वेशन पूरे को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, यहाँ तक इतना समझ में आ रहा होगा आपको। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नीचे बचा हुआ पार्ट ये रहा, सॉल्व कर दिया। तो हमारे को क्या करना है, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे गुणनखंड वाले, वैसे ही गुणनखंड करके आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की 2 वैल्यू निकलेंगी, एक तो आपका प्लस का और एक माइनस का। हमें पता है कि आयु जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, किसी की माइनस में आयु नहीं होती है। तो हमारे जो प्लस वाली संख्या है उसको ले लेंगे, तो x = 7 जो है हमारा मान सही होगा। यानी कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष होगी। अगर हम किसी भी समीकरण में डालें तो हमारे पास आ जाएगा 7 वर्ष, यहाँ डालोगे -3 वर्ष डालोगे तो 7 वर्ष अभी है, तो पहले 3 वर्ष पहले उसकी 4 वर्ष थी, और 5 वर्ष क्या हो जाएगी उसके 12 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन जो है, हमारे से केवल रहमान की आयु पूछी थी तो हमारे पास 7 वर्ष हमें लिखना है। तो ये सोल्यूशन हुआ आपके इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ख पार्ट, ख पार्ट जो है आपका, इसको बताने के लिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका एक एग्जाम्पल है आपकी बुक से, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है। आप इसको बुक से अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम्पल है ये है 9.9 वाला कोई एग्जाम्पल है आपका, देख सकते हैं आकृति मैंने दे रखी है। इसमें समझा रखा है कि जो पीसी है, यानी कि अगर पीसी देखें तो आपका एक तो पी ये है और सी ये है, ठीक है। पीसी जो है ये बहुमंजिला भवन को, और ए बी जो है यानी कि ए और बी ये वाला जो 8 मीटर ऊंचे भवन को प्रकट करता है। ये ए बी जो है ये 8 मीटर ऊंचे भवन को, और जो ये पीसी है बहुमंजिला यानी कि 2 मंजिले इमारत को प्रकट करती है। अर्थात पीसी दो भवनों के बीच की दूरी, यानी कि पीसी जो है ये आपके दो भवनों के बीच की दूरी हो गई। अर्थात एसी ज्ञात करना है, यानी कि ए से लेकर आपको सी ये वाली लेंथ आपको ज्ञात करनी है एक तो। इसके बाद में आकृति को अच्छी तरह से अगर देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि पी बी जो है वो समांतर रेखाएं पी क्यू और पी डी बी डी की एक तिर्यक रेखा है। देखेंगे आराम से, पी बी जो है समांतर रेखा है ना, पी बी, ये देखिए पी और बी जो है ये समांतर रेखाएं, जो पी क्यू की ये तिर्यक रेखा है, ये तिरछी गई है ना, ये तिरछी रेखा गई है। और समांतर रेखा कौन सी है, एक तो ये है और एक आपकी पी क्यू है और एक पी बी पी डी है। ये दोनों सीधी रेखाएं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे इसमें एक चीज़ और बताई है कि एंगल क्यू पी बी। अब एंगल क्यू पी बी कौन सा है, तो एंगल क्यू ये है, पी ये है और बी ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना 45, ठीक है। उसके बाद में एंगल पी बी डी, एंगल पी फिर से ये पी है, फिर बी है, आपका बी कौन सा है ये है, और फिर डी कौन सा है ये है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये एकांतर कोण हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है लाइन वाली। ये तिरछी रेखा जो पी बी है वो तिर्यक रेखा है, और ये दोनों समांतर रेखा हैं। आपने 8वीं से पढ़ते आ रहे हो तिर्यक रेखा, 7वीं से। अब आपको करना क्या है, इसलिए कोण जो है बराबर होंगे, ये तो हमें पता है। यानी कि एंगल पी बी डी जो है इस प्रकार 30 डिग्री का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जब ये इतनी रेखा है तो ये भी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसमें बोला है कि एंगल पी ए सी जो 45 है, इसी प्रकार एंगल पी ए सी, पी ए और सी, ये वाला 45 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि सिंपली अगर हम समझें इस तरह से कि मैं बोलूँ कि ये वाला जो आपका 30, ये वाला जो एंगल है 30, वो ये वाला एंगल है, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करके बोलूँ कि आपका जो ये 45 वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज पी बी डी में, पी बी डी समकोण त्रिभुज है, पी ये रहा, बी ये रहा और डी ये रहा, इसमें समकोण क्या है, ये रहा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है आपका। यहाँ पे एंगल जो है ये समकोण है, डी समकोण है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका डी जो है ये समकोण है। अब हमें पता है पी डी अपॉन बी डी जो 1030 होता है, आपको पता ही होता है कि जो आपका पी डी कौन सा है, ये पी डी है, ठीक है। लंब बटे में बी डी जो है आपका आधार, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1030, 1030 क्योंकि आपका ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना था अभी 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री था तो हमारे को पता है 1030 का मान कितना होता है 1/√2। या फिर बी डी हम निकालना चाहें केवल बी डी, हमारे पास क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी डी बराबर पी डी √3 आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले से निकाल सकते हैं। इसमें भी आपका पी सी अपॉन ए सी 1045 जिसका मान 1 होता है, इससे हमारा पी सी बराबर ए सी आ जाएगा। अब हमारे को पता है कि पी सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पी सी की वैल्यू देखोगे यहाँ पे तो ये पी सी जो है ये पी डी प्लस डी सी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी डी प्लस डी सी, इसलिए पी डी प्लस डी सी बराबर ए सी हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया आपको, ए सी जो है ये रहा ए और ये सी, ठीक है। ये रहा पी डी प्लस डी सी बराबर ए सी हो जाएगा, क्योंकि ए सी बराबर बी डी है, क्योंकि ए सी बराबर बी डी है और डी सी बराबर ए बी है जो कि 8 मीटर है, इसलिए पी डी प्लस 8 बराबर बी डी हो जाएगा। और बी डी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाल रखी है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो आपके किताब से मैंने डाला है तो इसमें ज़रूरत नहीं है आपको ये करने की। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब आगे इससे ये प्राप्त होता है कि पी डी जो है आपका, ये इस तरह से इसका मान निकालोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें अंडर रूट वाला है, लेकिन कैलकुलेशन लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। अतः बहुमंजिल की जो ऊंचाई निकालेंगे दो भवनों की वो आ जाएगा 4 × 3 + √3 मीटर होगी। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अपने एक बार बुक में ज़रूर रेफ़र करना, क्योंकि इसमें कुछ भी है ही नहीं ऐसा जो आपको समझाने वाली बात, समझने वाली बात ना हो। बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जब तिर्यक रेखा जाती है और साइन कोस टेन थीटा का जो चैप्टर है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का वो क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको ये क्लियर हो पाएगा। अभी ये पासवर्ड याद कर लें, तो पासवर्ड जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। पासवर्ड जो है आपका वो हो जाएगा 123106। तो इस पासवर्ड को आप नोट कर लें, बार बार मैं बताऊंगा नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। पासवर्ड जो है वो 123106 है, इसको नोट कर लें। पासवर्ड को नोट करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। पासवर्ड जो है 123106 है। अथवा पाठ जो है इसमें भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। इसमें अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी लेनी है ये भी बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल है आपका, जो ये क पार्ट है, ख पार्ट है, और इसका ग पार्ट जो है ये वाला अथवा पार्ट जो है, ग पार्ट नहीं अथवा पार्ट जो है ये भी आपका एग्जाम्पल है। इसमें भी आपको दिया गया है। आकृति जो है 9.7 उसी चैप्टर से है। इस तरह का फ्लैग है एक बिल्डिंग के ऊपर। इसमें बताया गया बी डी एक ध्वज प्रकट करता है, बी से डी जो ये वाला है ये हिस्सा एक ध्वज प्रकट करता है, और पी दिया हुआ बिंदु प्रकट करता है। पी जो है यहाँ पर कोई एक बिंदु दिया गया है उसको प्रकट करता है। यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज पी ए बी और पी ए डी हैं। पी ए बी, यहाँ से पी ए और बी एक त्रिभुज ये हो गया, और पी ए डी एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। ये तो समझ में आ गया, डायग्राम में जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। बिंदु पी से भवन की दूरी, बिंदु पी से भवन की दूरी ये वाली यानी कि पी ए आपको बतानी है, इसमें कुछ नहीं है। भवन की ऊंचाई ए बी ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें त्रिभुज पी ए बी लेना है। तो पी ए और बी जो छोटा वाला है ये ले लेंगे, जिसमें हमारा एंगल 30 डिग्री है,
ठीक है। तो ये हमारा 1030 बराबर ए बी अपॉन ए पी होता है। अभी अभी हमने ऊपर देखा 1030 का मान 1/√3 होता है। ए बी हमारे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये रहा। ठीक है, 10 रख देंगे हम, और इसके बाद में ए पी हमें निकालना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए पी आ जाएगा 10√3, अर्थात पी से भवन की दूरी जो है वो आ गई हमारे पास 10√3 मीटर, यानी कि √3 की वैल्यू जो है हमें इससे निकालनी है। तो यहाँ से रख देंगे 1.732, 1.732 रखोगे तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। अब हम मान लेते हैं कि बी डी जो है x मीटर है, तब ए डी 10+x हो जाएगा, क्योंकि बी डी जो है आपका बी से डी, यहाँ पे देखो बी डी जो है ये माना कि x, ये झंडे की ऊंचाई जो है x मान ली, और जो आपका ए डी होगा यानी कि ए से लेके डी, ए से लेके पूरा डी, तो x प्लस में ए बी हो जाएगा। तो ये रहा x प्लस में ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है तो अभी आपको पता है 10 दे रखी है, अभी हमने डाला भी है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, इसको हम 1045, इसमें एंगल कौन सा आ रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, 45 वाला आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है। 1045 का मान हमें पता होता है 1 होता है। यहाँ पे सारी समीकरण हमारे को दे ही रखी है, बना रखी है हमने। इस समीकरण को यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर देंगे। एक बराबर ये हो गया, तिरछा गुणा करेंगे, 10 एक तरफ चला जाएगा, 10 प्लस एक्स एक तरफ चला जाएगा, और √10 √3 एक तरफ रह जाएगा, इधर से एक्स लाएंगे इधर, तो इसमें से हमारे जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 7.32, और जो कि ध्वज की लंबाई हमें निकालनी थी तो यही हमारा 7.32 मीटर जो है, यानी 7.32 मीटर जो है, इससे ध्वज की लंबाई हुई। पासवर्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, चैनल आप अच्छी तरह जानते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक का बटन दबा देना, ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें। और जितने भी आपके सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं उनको अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यूपी बोर्ड के सारे मॉडल पेपर्स मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अभी तक ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हों। हमारा चैनल है जिसके आपके 3 पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स शामिल है। उसके अलावा आपका बचे हुए विषय जैसे साइंस और एसएसटी वगैरह हैं, इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। इनको बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करिए, ताकि आपके प्री बोर्ड में एग्ज़ाम अच्छे हों, और फाइनल ईयर में तो ये पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, यही पैटर्न रहेगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। मैथमेटिक्स में एक ही चीज़ है कि क्वेश्चन अगर रिपीट ना हुआ तो क्वेश्चन के केवल डिजिट चेंज होते हैं, सिस्टम वही रहता है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कोई भी, तो इसमें आपका क्वेश्चन की जगह ये, अगर वाई आयु वाला क्वेश्चन ही आएगा तो आयु में कुछ बस डिजिट चेंज कर देगा। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको, इक्वेशन बनाना सबसे मतलब आसान है। अगर इक्वेशन बनाना आपने सीख लिया तो आगे कुछ नहीं है, केवल गुणा भाग ही होता है। अगर गुणा भाग आप नहीं कर पाएंगे तो मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। तो इसलिए गुणा भाग तो आपका बेसिक्स है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो आपको आता ही होगा। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं कुछ टीचर, कभी विद्यार्थी के बस की नहीं होती है, तो उन सब चीज़ों को क्लियर ज़रूर करें। अगर आपको फिर भी कोई भी हेल्प चाहिए, कि आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे समय मिलेगा आपके सभी चीज़ें करवा दी जाएंगी। सबसे पहले आपके मॉडल पेपर्स करवा दिए जाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है अपने बोर्ड की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें, और किसी को भी दिक्कत ना हो। आने वाले समय में जितने भी आपके मॉडल पेपर्स हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको उसको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ सॉल्व करके डाल दूंगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहीं पर आपके 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है यूपी बोर्ड की, उसको ओपन करना, उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस जो अभी तक मैंने करवाए हैं वो मिल जाएंगे। और इस चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो उसको ज़रूर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आंसर को